वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 10 का हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यानी हमें एक ब्लूप्रिंट के आधार पर साथ में मॉडल पेपर भी दिया गया है जिसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। और ये साथ ही जो संजीव डेस्क वर्क है उसका भी मॉडल पेपर 1 है। साथ ही हम हिंदी के जितने भी 9 मॉडल पेपर है सभी को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये भी हमारा जो पेपर होने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है। आज का अगर हम बात करें तो पहला जो सवाल है उसके अंदर हमें 15 एबेसद दे रखे हैं। यानी एग्जाम में हमें जो टोटल एबेसद पूछे जाएंगे उनकी संख्या हमारे 18 होने वाली है। साथ ही खाली स्थान वाले हमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल हमसे 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एबेसद जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें टोटल 15 एबेसद पूछे गए हैं। पहला है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। व्यक्तिवाचक यानी जिसके अंदर व्यक्ति का भेद हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी जो हमारा हिमालय हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है मानसिक शब्द में प्रत्यय है। यानी बच्चों प्रत्यय का मतलब जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ क्या कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, हमारा इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। यानी हमें बताना है कि इन चारों में से किसके अंदर यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो एक स्वच्छ शब्द है, इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि है। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर हमारा दिग्गु समास हो जाएगा। शताब्दी में कौन सा समास हो जाएगा, दिग्गु समास। अगले की बात करें नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था। यानी हमें बताना है नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसके अंदर नेताजी की जिसने मूर्ति बनाई थी वो बनाने वाला कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मास्टर मोतीलाल। क्या हो जाएगा, मास्टर मोतीलाल। छठा क्वेश्चन है झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक है। यानी झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हमारे यशपाल होगा। कौन होगा इसका आंसर, यशपाल, जिन्होंने झूठा सच नामक उपन्यास लिखा था। अगला है मन्नू भंडारी के किस साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। यानी मन्नू भंडारी का जो साहित्य था उसको ज्यादा बढ़ाने में किसने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया था। तो वो हो जाएगा शीला अग्रवाल का। यानी सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया, शीला अग्रवाल ने। 8वां क्वेश्चन है हमारा शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र है। यानी जो हमारा शहनाई है वो एक सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है। तो वो कौन हो जाएंगे, हमारे सूरदास हो जाएंगे। अगला है नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई को एक दास तुम्हारा। उपयुक्त वाक्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है। यानी हमें बताना है कि ये जो पंक्ति है किसकी ओर हमें संकेत करती है। तो ये हमें किसकी ओर करती है, राम की ओर संकेत करती है। अगला है कामायनी के रचयिता है। हमें बताना है कामायनी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। यानी हमें बताना है कि ये जो कविता है इसका मुख्य पात्र कौन था, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बच्चा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमारा बच्चा होगा। माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता यानी लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे। यानी माता का आंचल जो पाठ था उसके अंदर जो लेखक के पिता था वो लेखक को किस नाम से पुकारते थे। तो वो था भोलानाथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, भोलानाथ हो जाएगा। अगला है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है उसका आंसर होगा बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुरु नानक हो जाएगा। अगला है हिरोशिमा की घटना का आधारित पाठ का नाम है। यानी हिरोशिमा से रिलेटेड जो घटना थी उस पाठ का क्या नाम है। तो वो हो जाएगा मैं क्यों लिखता हूँ। क्या हो जाएगा, मैं क्यों लिखता हूँ। साथ ही यहाँ पर हमारी जो उत्तर तालिका वो भी दे रखी है। अब इसकी मदद से भी आंसर को चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निजवाचक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? निजवाचक कहा जाता है। अगला है इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है, यानी कौन सा है यहाँ पर? निषेधवाचक। कौन सा हो जाएगा हमारा? निषेधवाचक विशेषण है। अगला है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे अवयव कहलाते हैं। क्या हो जाएंगे? हमारे अवयव कहलाते हैं। संयोग शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पर कौन सा है? सम उपसर्ग है, क्योंकि जो शब्द किसी शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम हमारा एक उपसर्ग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी 1 से 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल ये प्रश्न 6 नंबर के होंगे। तो है किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेग पूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को क्या कहा जाता है? वे कहा जाता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, यानी जो क्रोध होता है तो दुख के ऊपर प्रभाव डालने को आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, और भय क्या होता है? दुख से दूर जाने की कोशिश करता है। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और ये समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा, पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यानी यहाँ पर हमें दुख और किसके बारे में बताया गया है? दुख के बारे में बताया गया है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? यानी भय और क्रोध, या हम कह सकते हैं मनोविकार। यानी इस गद्यांश के अंदर किसकी बात की गई है? यहाँ पर भय और क्रोध के बारे में बताया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, भय को परिभाषित कीजिए। यानी यहाँ पर हमें भय को परिभाषित किया गया था। किसी आती हुई, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसी आती हुई आपदाओं की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है? यानी दुख को प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल रहता है? तो वो हमने पढ़ा था, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए हमेशा क्या रहता है? आकुल रहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है या रहता है। गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर बताइए। यानी हमें बताना है विपत्ति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आपदा हो जाएगा। यानी जो पहली लाइन थी वो क्या हो जाएगी? हमारी इसका आंसर हो जाएगी। क्रोध कब प्रकट होता है? यानी क्रोध कब प्रकट होता है ये हमें बताना है। जानबूझकर यदि किसी को दुख पहुंचाया जाता है तो ऐसा बोध होने पर क्रोध क्या होता है? प्रकट होता है। चलो अगला देख लेते हैं। भय के लिए क्यों जरूरी नहीं? भय के लिए क्या जरूरी नहीं है? भय के लिए निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, बस इतना आभास होना चाहिए कि हानि या दुख पहुंचेगा। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश, वो पहले क्या था? गद्यांश था, अब हमारा पद्यांश है, को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये भी हमारे 1 से 6 प्रश्न हैं, यानी टोटल ये भी 6 नंबर के होने वाले हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको झूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये हमारा एक पद्यांश था जिसके आधार पर हमें ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके हमें आंसर देने हैं। तो आज का जो पहला सवाल है इस पद्यांश का, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्म परिचय, यानी खुद के बारे में बताना है। आत्म
परिचय। अगला है उपर्युक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूं और मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूं। काव्यांश में कवि किसका पान करता है? तो काव्यांश में कवि प्रेम के नशे में डूबा रहता है, अर्थात सभी से प्रेम करता है। जग किसको पूछता है? जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं, जग उनको ही पूछता है। उपर्युक्त पद्यांश की मूल संवेदना लिखिए। कवि इसमें अपने जीवन के सुख दुख व प्रेम के दायित्व का भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं, साथ ही स्वयं के मतानुसार चलने की बात कहते हैं। कवि किसका गान करता है? कवि हर परिस्थिति में अपने में ही प्रश्न रहता है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर वो कभी भी ध्यान नहीं देता है, यानी केवल आत्म परिचय यानी खुद के बारे में ही सोचता है। तो इसका जो खंड ख ब है उसके बारे में देख लेते हैं। हमें लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 40 शब्दों में दीजिए। संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में और क्यों कहा गया था? यह कथन विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्त शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे 80 वर्ष तक निरंतर जिजीविषा में संगीत की साधना करते रहे कि ईश्वर मुझे फटा सुर न बख्शे, अपितु एक सुर ऐसा प्रदान करे जो आप ईश्वर तक पहुँचे। हमारी संस्कृति पर मनीषियों का क्या प्रभाव पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। हमारी सभ्यता पर अधिकांशतः प्रभाव मनीषियों के कारण ही पड़ा है। मनुष्यों से मिलने वाले ज्ञान उनकी सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वे हमेशा ही ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वे अदम्य जिज्ञासा रखते हैं और सामान्य सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते हैं, यानी वो किसी चीज़ के प्राप्त होने पर संतुष्ट नहीं होते हैं, आगे का सोचते रहते हैं। संगतकार का गायन में योगदान लिखिए। तो संगतकार मुख्यतः गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करता है, यानी अगर कोई गायक कलाकार है तो उसके साथ में पीछे से कुछ लोग और गाते हैं जो उसको क्या करते हैं, एक बल प्रदान करते हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर में ले आते हैं। वह मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटी बिखरती आवाज को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें धकेला नहीं पड़ता है, अकेला नहीं पढ़ने देते हैं, यानी उनका हमेशा साथ देते हैं। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें अपने मनोभावों बिंबों के सारे बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। उपयुक्त वाक्य किसने और क्या कहा था? उपयुक्त वाक्य मणि के पहाड़ी स्कूल के पीछे हेतु बस के बारे में पूछने पर गाइड जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम यह मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बस मार्ग हो, यहाँ के बच्चे दिन रात परिश्रम करते हैं, इसलिए इनमें कोई भी बच्चा बड़े हुए पेट वाला नहीं है। माता का आंचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन के खेलों का महत्व लिखिए। ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है। उनके खेल एवं खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ही होती है, जो आसानी से उपलब्ध होती है। वे उन्हें खेलों में आनंद लेते हैं, परिवार जन उनका सहयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आंख मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर बताइए, यानी हमें बताना है कि आंख मूंदना का क्या मतलब है, ध्यान न देना, यानी अगर कोई हमें कोई बात कह रहा है वो हमारे काम की नहीं है तो हम उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये आंखें मूंदना हो गया। आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति आंखें मंद
रहते हैं जिससे वह बिगड़ जाते हैं। यानी यहाँ पर हमें इसका मुहावरे का वाक्य में भी प्रयोग करना था। यानी इसका अर्थ तो है ध्यान न देना। यानी आजकल के जो माता पिता है धन के चक्कर में लगे रहते हैं और अपने बच्चों यानी संतान के प्रति आंखें मूंद रखते हैं, यानी उन पर ध्यान नहीं देते। अगर खंड से की बात करें तो निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इससे पहले हमने गद्यांश और पद्यांश पढ़ा था, वो हमारा अपठित था, यानी बुक के बाहर से था, जो हमने कभी पढ़ा नहीं। ये हमारा एक जो गद्यांश है ये हमारी बुक का ही है। देख लेते हैं। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शोक करते देखे जाने के संकोच में है। तो ये हमारा एक गद्यांश था जिसके आधार पर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो उपर्युक्त गद्यांश में लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास के डिब्बे में की गई यात्रा का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पर जो सेकंड क्लास का जो डिब्बा था गाड़ी का, उसके अंदर यात्रा का दृश्य प्रस्तुत किया गया। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था? लेखक ने अनुमान लगाया कि डिब्बा खाली होगा। यानी क्या होगा? डिब्बा खाली होगा। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न के कारण असंतोष दिखाई दिया। डिब्बे की बर्थ पर बैठा कौन बैठा हुआ था? तो डिब्बे की बर्थ पर लखनवी नवाब नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इसके साथ ही इसके अंदर हमें अथवा में एक और गद्यांश दिया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा-सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं। पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यानी ये हमारा गद्यांश है। हमें टोटल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा क्या हो गया था? मर गया। दूसरा है, बाल गोविंद भक्त अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे? उनका इकलौता पुत्र कमजोर एवं सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। भक्त की पतोहू की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। भगत जी की पोतू सुभग, सुशील एवं कुशल प्रबंधिका थी। इस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। भगत जी के पुत्र की मौत की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यानी भगत जी का जो पुत्र था वो मर गया था। अब हमारे पास एक पद्यांश है जो पठित है, यानी बुक में से ही है, उसको पढ़ करके हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनी पुनी मोही दिखाओ, कुठारू कहत उड़ावन ऊकी पहारू। इहा कुम्हर बतियाँ कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, में कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगु सूत सुमज्जी जनेऊ, बिलोकी जो कुछु कहू सहो रिस रोकी। सुर मिसुसुर हरिजन आरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। काव्यांश में कवि ने महाभट किसे कहा है?
वाक्यांश में कवि ने महाभट परशुराम जी को कहा है। इहा कुम्हर बतियां कोहू नाही से क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार का कच्चा घड़ा या छुई मुई का पेड़ नहीं जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर डर जाएगा। रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती? रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन, गाय आदि पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है? उपयुक्त काव्यांश में लक्ष्मण और परशुराम के बीच का है संवाद है, यानी ये एक रामायण का पाठ है जिसके अंदर लक्ष्मण और परशुराम के बारे में जो संवाद हुआ था उसके बारे में सचित्र वर्णन किया गया है। अगला है अथवा में फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है। इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयास के रूप में समाहित होते हैं। उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? उपयुक्त काव्यांश में अनेकता में एकता, आपसी सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। फसल किसका रूपांतर है? तो फसल प्राकृतिक तत्व एवं मानव परिश्रम का रूपांतर है। फसल को किसका संकोच बताया गया है? फसल को सूर्य की उष्मा, हवा की थिरकन का संकोच बताया गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 60 से 80 शब्दों में उत्तर देना है। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला है उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बोला है, जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की नकारात्मक सोच रही, वह उसे बेकार एवं सनकी व्यक्ति समझता होगा। वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझता, नहीं तो कैप्टन जैसे देशभक्त को भी पागल, लंगड़ा, मरियल और नकारा वो समझता। दूसरा था, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मन्नू भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी? यानी हमें बताना है कि मन्नू भंडारी की जो माँ थी उनका आदर्श क्यों नहीं बनी। मन्नू की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई, अपने संतानों की इच्छाओं को पूरा करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ की तरह ही रह गई। उसकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त हो गई। मशीन बतः सबके कार्य करते हुए माँ का स्वयं का व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन था। इसी कारण मन्नू ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तिहीन कहा, इसलिए वह अपने संतानों को आदर्श नहीं बन पाई। संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, हमें अथवा में भी दिया है। पहला देख लेते हैं। संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने संगतकरों का समाज निर्माण में योगदान दर्शाया है। जैसे मुख्य गायक का गायन में हर परिस्थिति में संगतकर जिस प्रकार साथ देकर गायन को सफल बनाता है। संगतकर का मतलब हो गया जो संगीतकार होता है वो जब गायन करता है तब उसका साथ देता है। उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र के समाज निर्माण कार्यों में सहायकों की भूमिका विशेष भूमिका होती है। उनके सहयोग के बिना मुख्य कार्यकर्ता का कार्य सफल नहीं हो सकता। समाज निर्माण में संगतकर होना आवश्यक है। दूसरा है, उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझाने में असमर्थ क्यों रहा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, गोपियां श्री कृष्ण के सगुण ब्रह्म प्रेम की अनन्य उपासक थी, जबकि उद्धव परम ज्ञानी निराकार ईश्वर के भक्त एवं योगी पुरुष थे। वे संसार में रहकर भी सांसारिक विषय वासनाओं के विरक्त थे। उद्धव के ये श्रेष्ठ गुण गोपियों के लिए अच्छे तुच्छ एवं महत्वहीन थे, क्योंकि उद्धव ने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया था। वे किसी के रूप का आसक्त नहीं हुए थे। प्रेम भक्ति के रस की एक बूंद भी उन्होंने नहीं चखी थी। इसलिए
वह गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को समझने में असफल रहे। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। कवि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले के अंदर सतलखा गांव में 1911 में हुआ था। यह आधुनिक युग के जनवादी चेतना के प्रमुख कवि थे। इनकी कविताओं में प्रखर व्यंग्य भी है तथा लोकहित के प्रति रुझान भी है। कविताओं में भावुकता और कल्पना से अलग हटकर यथार्थपरक दृष्टिकोण दिखता है। इनकी साहित्य की रचनाएं युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां आदि काव्य कृतियां हैं। बचलनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, वरुण के बेटे आदि उपन्यास है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नागार्जुन का देहांत 1998 में हुआ था, यानी 1998 में इनका देहांत हो गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखे, यानी यहाँ पर हमें कवि के बारे में लिखना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। ये मैट्रिक पास कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। मैट्रिक का मतलब 10वीं पास करके। 15 वर्ष की आयु से इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र लिखे हैं। गद्यांश की विविध विविधताओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शिल्पकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1968 में हो गई थी। अब हमारे 3 निबंधात्मक प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। जो पहला प्रश्न है, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर मिली? उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी लायुंग से कटाओं के रास्ते लिखी मिली। कटाओं का रास्ता बहुत खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश, वहां अभ्यस्त चालक ही लगभग ध्यान एवं अंदाज से ही गाड़ी चलाते हैं। बारिश में फिसलन होती, ऐसे रास्ते में सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। इसलिए स्थान स्थान पर चेतावनी लिखी रहती है, क्योंकि मार्ग में एक चूक का मतलब जीवन खल्लास। अतः वहां के अभ्यस्त चालक ही सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर अजय अघे द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। लेखक का संबंध मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति लेखन करता है, परंतु प्रत्येक लेखक को कई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के लिए आग्रह करे अथवा प्रकाशक का दबाव करे तो वे लेखक को लिखना पड़ता है। कई तरह के आर्थिक लाभ अथवा सामाजिक और राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए रचनाएं करनी पड़ती है, किंतु लेखन सर्वोत्कृष्ट तभी होता है जब लेखक का भीतरी दबाव उसे विवश कर दे और स्वयं इतनी बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाए। अगला हमारा है जिसके अंदर हमें एक निबंध लिखना है। 300 शब्दों में हमारे पास कितने टोटल यहाँ पर 4 है। पहला है भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव, साथ ही प्रस्तावना, षड ऋतुएं, फसलों का उत्पादन, मानव जीवन पर आभार और उपसंहार। यानी हमें या तो इसमें निबंध लिखना है। दूसरा, विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। ये 5 पॉइंट दे रखे हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, इसके अंदर भी हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो क्या करता, इसके भी हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके आधार पर हमें निबंध लिखना है। तो चलो हम इसको पूरे निबंध को पढ़ेंगे नहीं, आप एक बार देख लो। पहला है भारत में षड ऋतुओं का प्रारंभ। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद कौन कौन सी ऋतुएं हैं उसके बारे में बताना है। फसल का उत्पादन हो गया, मानव जीवन पर प्रभाव, और अंत में क्या हो जाएगा, इसका उपसंहार हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी जीवन की बात हो रही है यहाँ पर कि भावी जीवन का आधार, यानी विद्यार्थी जीवन के बारे में बताना है। तो इसके मुख्य बिंदु प्रस्तावना हो जाएगा, विद्यार्थी जीवन के गुण हो जाएंगे, भावी जीवन की तैयारी, भावी जीवन के विद्यार्थी की भूमिका, और अंतिम क्या हो जाएगा, इसका उपसंहार हो जाएगा। अगला है हमारे राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर कौन कौन सी है। प्रस्तावना, धरोहर के प्रकार हो जाएंगे, ऐतिहासिक धरोहर की विशेषताएं, और पर्यटन क्षेत्र में इनका कौन कौन सा योगदान है। उपसंहार हो जाएगा अंतिम।
लास्ट वाला हमें एक बार पढ़ लेते हैं। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो क्या क्या करता, चलो एक बार देख लेते हैं। प्रस्तावना है, आचार्य का हमारे देश में गुरु का संसार के सभी देशों में समाज में उच्च स्थान होता है। शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी होती है। इस रीढ़ की हड्डी का निर्माता होता है आचार्य, गुरु या शिक्षक। अतः आचार्य का प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण में विशेष योगदान होता है। आचार्य देश के भावी कर्णधारों को जिस ओर लेकर चल चाहे उसी देश का उत्कृष्ट विकास होगा। आचार्य का स्थान समाज एवं देश में सर्वोच्च माना गया है। प्रस्तावना का मतलब है कि अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो हमें सबसे पहले इसके बारे में बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। यानी सबसे पहले बात हो रही है गुरु की या आचार्य की, उनका हमारे देश के अंदर क्या महत्व है। इसके कर्तव्य कौन कौन से हो गए। आचार्य या प्रधानाचार्य पद बड़े ही उत्तरदायित्व का पद है। इस पर रहकर हम देश तथा समाज की महान सेवा कर सकते हैं। यदि मेरे सौभाग्य में प्रधानाचार्य बनना हुआ तो मैं इसे अपना अयोग्य मानूंगा। इस पद को गरिमा को बनाए रखने के लिए प्राणपण में ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। विद्यालय प्रबंधन में योगदान। एक विद्यालय का प्रधानाचार्य नियुक्त होकर सर्वप्रथम तो मैं विद्यालय के वातावरण, उसके भवन की साफ सफाई, सज्जा लाज कोशिश करूंगा। शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को बैठने के लिए फर्नीचर, चौक, डस्टर आदि की उचित व्यवस्था करूंगा ताकि बालक विद्यालय में आकर एक खुले एवं साफ सुथरे वातावरण का अनुभव कर सके। इस व्यवस्था के उपरांत मैं शिक्षक की एक साथ सभा बुलाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, साथ ही उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। एक ही परिवार में कर्मठ सदस्य हम मिलकर भारत के भावी नागरिकों के निर्माण में कोई कठोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही मैं अपने शिक्षक बंधुओं की छोटी छोटी उप समितियां बनाऊंगा। अपने सभी साथी शिक्षकों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करने के साथ ही बनी उप समितियों के सुझाव लेकर विद्यालय विकास एवं व्यवस्था का कार्य संपन्न कराऊंगा। चलो अंतिम क्या दे रखा है इसके अंदर वो देख लेते हैं। अंतिम हमें बोला है, वास्तविक स्थिति का अवरोध करवाकर अपनी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, संगीत, नाटक प्रतियोगिता, वाक प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन करवाएं। इसके साथ ही शिक्षकों एवं शिक्षक दोनों के लिए समय की पाबंदी, अनुशासन पर विशेष ध्यान दूंगा। साथ ही जिस शिक्षक का परीक्षा फल सबसे अच्छा रहेगा उसे पारितोषिक दिलवाने का प्रयास करूंगा। चलो ये हमारा क्या हो गया। अगला है लास्ट उपसंहार। इस प्रकार एक कर्मठ प्रधानाचार्य बनकर मैं देश और समाज की अच्छी से अच्छी सेवा करना चाहूंगा या करना चाहता हूं। चलो अगला है, हमें इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी आपका नाम क्या हो गया, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानना है। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि सप्ताह में खेल का आयोजन हो जाए। तो दूसरा है, स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताइए। यानी आपको यशवर्धन स्वयं को मानकर अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है उसकी आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेनगढ़ विद्यालय में खेल सप्ताह आयोजन के संबंध में ये हमारा विषय है। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि अगले वर्ष में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार आसपास सभी विद्यालयों में 7 अगस्त से 14 अगस्त तक खेल सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसे छात्र अगले माह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता निभा सके। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचते हुए विद्यालय में विद्यालय स्तर खेलकूद की योजना बनाकर खेल सप्ताह मनाए जाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आपकी महती कृपा होगी। साथ ही धन्यवाद। इधर हम क्या लिख देंगे, हमारा डेट लिख देंगे। इधर हम प्रार्थी कौन था, यहाँ पर मनीष था। जो दूसरा था, अपने पिताजी को जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसमें आप किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आपकी सह परिवार कुशलता के लिए
ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। अब बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 1 माह रह गया है। मैं सभी विषयों का निरंतर अध्ययन कर रहा हूँ। अंग्रेजी हिंदी को 3 बार आवृत्ति कर चुका हूँ। विज्ञान और सामाजिक का कोर्स 2 बार पूरा कर लिया है। गणित की विशेष तैयारी में लगा हूँ। रात में 10:30 बजे तक प्रातः 5 बजे उठकर अध्ययन करने लग गया हूँ। इस तरह मेरा अध्ययन क्रम नियमित चल रहा है। आपके आशीर्वाद से मुझे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने की पूर्ण आशा है। माताजी को चरण स्पर्श, सुनीता व सुशील को प्यार। शेष कुशल पत्र की प्रतीक्षा में आपका आज्ञाकारी शिष्य पुत्र कौन हो जाएगा? यशवर्धन। ये अपने पिताजी को पत्र था। अगला जो हमारा अंतिम सवाल है, नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। दूसरा है, ग्रीष्मावकाश में स्काउट्स एवं गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाए गए सामग्री की प्रदर्शनी हेतु एक विज्ञापन लिखिए। चलो देख लेते हैं। पहला है सफाई का महाअभियान। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाकर अपनी इच्छा से बिल्कुल बहुत ही शानदार आपको विज्ञापन लिखना है। सभी नगर पालिका वासी करें श्रमदान। भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारे नगर पालिका में गांधी जयंती से 1 सप्ताह तक सफाई का महाअभियान आयोजित है। कृपया सभी नगर पालिका वासी सहयोग प्रदान करें तथा इस कार्य में श्रमदान द्वारा स्वच्छता अभियान को सफल बनाएं। प्रातः 9 बजे से 11। स्वच्छ रहो, स्वस्थ बनो। निवेदक नगर पालिका अध्यक्ष उधमगढ़। अथवा था सुनहरा मौका, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट्स एवं गाइड ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में निर्मित सामग्री देखने हेतु लगी प्रदर्शनी में आइए। मन भावन सामग्री को उचित मूल्य पर खरीद कर ले जाइए। अपने घर की शोभा बढ़ाइए। पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। दिनांक पधार कर छात्रों का उत्साहवर्धन कीजिए। यहाँ पर हम दिनांक लिख देंगे। समय 11 बजकर के जितने भी बजे होगा वो बिक्री केंद्र विद्यालय परिसर शास्त्री नगर। तो ये हमारा कक्षा 10 का हिंदी का जो डेस्क वर्क है संजीव और साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हमें जो ये प्रश्न पत्र प्रोवाइड किया गया है इसको हमने डिस्कस किया था। इसके जो 8 मॉडल पेपर और है हम एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने 5 सब्जेक्ट के और प्रश्न पत्र पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। गुड नाइट।